बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबीयीन, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी न सिर्फ इस जहाँ के लिए बल्कि अगले जहाँ के लिए भी बेहतरीन नमूना है। इसलिए जहां हम आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं, वहीं आज का बाबरकत दिन इस अहद की तजदीद का भी दिन है कि हम वो इक़दार अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी में इख्तियार करेंगे जिनकी बुनियाद आपने डाली है। इस बाबरकत दिन पर अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली और भाईचारे का गहवारा बनाए और हम सबको मिलकर अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम की इब्तिदाई तरफ बढ़ते हैं तो मुल्क की सियासत की बात की जाए तो हुकूमत का जो अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम का मंसूबा है वो हमें नाकाम होता हुआ नजर आ चुका है। इस पर इसे शर्मिंदगी का सामना तो है ही, क्योंकि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और नंबर गेम को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो सब के सब धरे के धरे रह गए हैं। मगर ऐसा नहीं है कि हुकूमत अब आईनी तरमीम लाना नहीं चाहती। हुकूमत आइन में तरमीम बिल्कुल चाहती है और इसके लिए बेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बज़ाहिर नून लीग मौलाना को मनाने में नाकाम हो गई है, इसलिए अब जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि मौलाना को मनाने का टास्क बिलावल को सौंपा गया है और कल उन्होंने मौलाना से मुलाकात भी की है। पीटीआई भी मौलाना को मनाने के मिशन पर है और आज भी पीटीआई के वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की है जिसमें साबिक सदर आरिफ अलवी शामिल थे। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला केपी अली बिन गंडापुर ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत की और हुकूमत को ललकारते हुए कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, उन्हें उसे असम्बली में पेश करने की जरूरत भी नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत आइन में 53 तरामीम लाना चाहती है। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, ठीक 53 तरामीम। मगर सवाल यही है कि हुकूमत इन तरामीम को कैसे करेगी। क्या बिलावल इन तरमीम पर मौलाना को कायल कर लेंगे? अपने तज्ज़ियाकारों से ये भी जानेंगे कि हुकूमत को जो इस वक्त आईनी तरमीम पेश ना करने की सुबकी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार मुबशिर बुखारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें अनवर रज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते रिजवान रज़ी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताइएगा, ज़राए की तरफ से ये खबर कंफर्म हो चुकी है और कुछ आप भी तस्दीक कीजिएगा अपने सहाफ़ती तबसर तजर्बे की बुनियाद पर कि मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये टास्क सौंपा गया था कि वो मौलाना को मनाएंगे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये टास्क बिलावल को सौंप दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चाहते तो वज़ीर आज़म का ओहदा भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वज़ीर दाखिला होने पर ही इक्तफा रखा। अगर वो भी मौलाना को ना मना सके तो आपको लगता है कि इतनी अहलियत रखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि वो मौलाना को मना सके? देखिए, बात ये है कि जब सुबकी हो चुकी, नाकामी हो चुकी, मंसूबा खाक में मिल चुका, तो फिर उसके बाद फिर फतह का जश्न होना चाहिए, बजाय इसके कि हम फिर उसको, कल भी हमने यही डिस्कस किया, आज भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इस खित्ते के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। अमेरिका के नायब वज़ीर आज़म 2 दौरे कर चुके हैं गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दरमियान पाकिस्तान के, और कल नायब वज़ीर आज़म रशिया के आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, ये बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट हो रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 अहम कुव्वतों के अहम जो लोग हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो जश्न नाकामिये तरमीम से निजात मिले तो हम करें। लेकिन मेरी बात सुनिए रिजवान रज़ी साहब, आपका तज्जिया मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप जो हमारे उसको एजेंडे को चैलेंज कर रहे हैं ना कि हम इन टॉपिक्स पर क्यों नहीं बात करें, तो ये सब कुछ भी हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के हवाले से बात करें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आईनी तरमीम एक ऐसा मंसूबा है कि जो कि सीधा सीधा अदलिया की आजादी पर वार है। साजिश का ये आप बस ये कहने की कसर रह गई है। देखिए, बात ये है कि कल मैंने बात की तो बात करने की कोशिश की तो हमारे भाई अनवर रज़ा साहब ने जो है वो गुस्सा कर गए इस बात के ऊपर। उन्होंने नून लीग का एजेंट कह दिया और भी बड़ा कुछ कह दिया, लेकिन बहरहाल मैं अनवर से चूंकि प्यार करता हूँ तो इसलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया। सर आप तो ये कह रहे हैं कि अनवर रज़ा साहब ने आपको नून लीग का एजेंट कह दिया, जरा सी ना क्या किया मौलाना फजल रहमान ने। जावेद लतीफ साहब तो मौलाना फजल रहमान साहब को कह रहे हैं कि वो फैज हमीद की बाक़ियात का एक जुज़ हैं, एक हिस्सा हैं, वो तो उससे भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो जवाब दे, मेरा तो मौलाना के लिए वही एहतराम है जो कि पहले दिन से था और अब भी है और आइंदा भी रहेगा। मौलाना फजल रहमान मौजूदा दौर के बहुत बड़े सियासतदान है और उन्हें सियासत करना आती है, पहली बात। दूसरी बात यह है
कि मैं इसके ऊपर अपना तबसरा दे चुका हूँ। मेरे ख्याल के अंदर जो है ये जो मौलाना का चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, अगर मौलाना जो थे वो तरमीम के ऊपर राजी ना होते तो ना जरदारी साहब उनके घर जाते, ना वजीर आजम साहब उनके घर जाते चल के। ये दोनों गए ही इस वजह से थे कि मौलाना ने इनके ऊपर कंसेंट दिया था। ये मेरी इत्तला है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। आखिरी वक्त के अंदर मौलाना का चेंज ऑफ हार्ट हुआ है और उन्होंने कहा है कि जी हम पहले तरामीम देखेंगे फिर उस पर बात करेंगे। और जब उन्होंने तरामीम देखी हैं तो उनके पास बहुत सारी रिजर्वेशन थी और कुछ रिजर्वेशन उनकी मुशर्रफ साहब का जब उन्होंने LFO करवाया था और उनके साथ कुछ वादे हुए थे वो अभी तक वो पूरी नहीं हुए वो वादे। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पुराने वादे भी पूरे नहीं कर रहे और नया भी इतना बड़ा एजेंडा लेके आ गए हैं आप, तो हम तो भाई इसके ऊपर पूरा अपना इनपुट देंगे और इसमें तरामीम करवाएंगे, इसलिए हमें तो वक्त चाहिए। आपके मुताबिक मौलाना ने ये मुसव्वदा कब देखा था रजी साहब? मसवदा जो है वो उनके पास तब आया है जब जर्नलिस्टों के पास पहुंचा, यानी परसों। उससे पहले उससे पहले सुन लीजिए, वुज़रा कहते हैं कि ना उन्होंने हमसे मसवदा तलब किया ना हमने उनको दिया, हमने उनको जुबानी ब्रीफ किया और उन्होंने जुबानी 53 तरमीम ज़बानी बता दी गई। मुझे तो दो ही आदमी हो रही हैं यहाँ पे बैठ के ना। 53 तरमीम वैसे नहीं है ना जिस तरह कही जा रही है। वैसे तो आपने कल 90 भी कहा था इस प्रोग्राम के अंदर, 53 तरमीम वैसे सर जी मैंने नहीं कहा था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर। वही ना, हमने उन्हें कोट किया था ना, आपने उन्हें कोट किया था। तो अब आप 53 पे आ गई हैं तो अब मेरे सामने जो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे दिए वो ये 53 है। इसके बारे में भी हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस करते थे। प्रोड्यूसर रखे फिर आपको लाइव प्रोड्यूसर रखे ना, आपको आपकी बात जो है वो कन्फ्रंट करवा। सर जी 3-3 दर्जन तो तरामीम ये हुकूमत लेकर आ रही है, आप मेरे प्रोड्यूसर साहब को कह देंगे लाइव जो होती है ना 74 भी होती रहती है, कोई मसला नहीं है। प्रोसीजर के अंदर जो तरमीम होती है उसे आप ऐसा तरमीम नहीं कह सकते, वो एक छोटी सी सब क्लॉज के अंदर इसकी जगह ये ठीक है। अच्छा बुखारी साहब आपकी तरफ आने से पहले रज़ी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कल असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर कहा था और साथ स्टेटमेंट पास ऑन की थी कि आपका लीडर कहता है कि आपने घबराना नहीं है तो आप जरा हौसला रखें। तो वो भी मैं आगे चल के प्रोग्राम में आपको सुनाऊंगी। बुखारी साहब अच्छा मेरा सवाल मैं आपसे भी यही करूंगी कि जो काम मोहसिन नकवी ना कर सके, उनकी ना अहली, उनका निकम्मापन सामने आ गया, वो काम बिलावल कर लेंगे? इतना ईजी है मौलाना को मनाने का? अच्छा देखिए, एक सियासतदान में और एक सोल्जर ऑफ फॉर्चून में फ़र्क होता है। सोल्जर ऑफ फॉर्चून, ठीक है। उसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चूंकि सियासतदान नहीं हैं, हाँ उनके कनेक्शंस बड़े अच्छे हैं। ये मौलाना के पास इसलिए नहीं भेजा था कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मौलाना के पास उनको 2 रीज़न्स की वजह से भेजा गया। एक तो वो आसिफ जरदारी साहब के भी करीब हैं, लेकिन रिजवान रजी साहब भी इस बात के गवाह हैं कि जब ये अभी इन्होंने सिटी 42 नहीं बनाया था, मीडिया टाइकून नहीं बने थे, उस वक्त एक बैनुल अक़वामी चैनल के लिए काम करते थे, तो ये हर साल रमज़ान में एक ग्रैंड इफ्तारी दिया करते थे। अभी तक मैं भी 2 दफ़े वहाँ पे मुझे भी शर्फ हासिल हुआ। मैं खुद भी लोगों को सर्व करते रही हूँ। जी जी, तो उसमें मौलाना साहब बाकायदा आया करते थे और मौलाना साहब की दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। उस दोस्ती के नाते भी उन्हें भेजा गया कि जनाब अली आप चले जाइए। बिलावल भुट्टो का परसुएशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जब अगर आप उनसे कभी मिली हैं, मेरी भी 1-2 मुलाकातें रही हैं, और उनके अंदर परसुएसिव जो एबिलिटी है वो बहुत शानदार है, अपनी वालिदा की तरह और अपने वालिद की तरह। असर्टिव भी हैं और विजन भी रखते हैं। और चूंकि मजे हुए अगरचे कम उम्र हैं, लेकिन अब जितना वो हमने उनकी तकारीर सुनी, उनके पास 2 नस्लों का तजुर्बा जी बिल्कुल, और वो मजे हुए सियासतदान है। और मुझे लगता है, चूंकि आपका सवाल था मोहसिन नकवी साहब नहीं कर सके, मोहसिन नकवी साहब किसी और वेवलेंथ पे थे, बिलावल किसी और वेवलेंथ पे हैं, किसी और मैंडेट के साथ उनके पास गए हैं। तो मुझे लगता है कि बिलावल जो हैं वो कन्विंस कर लेंगे मौलाना फजल रहमान को। और दूसरी बात जो आप और जो रजी साहब के दरमियान जो ये पेशा वराना मुखासमत चल रही थी, उसमें मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये 54 क्लॉजेज़ हैं जो कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुख्तलिफ लॉज के अंदर। गवर्नमेंट जो है वो करना चाह रही है, इसको हम क्लॉजेस कह सकते हैं, लेकिन 54 अमेंडमेंट्स की जब हम फिक्रा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब तो यूं लगता है कि जैसे आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही रीराइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वही
थोड़ी थोड़ी नोक पलक, मसलन एक ऐसी भी है जिस पे आपकी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी आज़ादी के लिए मैंने और अजीज साहब ने बड़ी धूप जो है वो बर्दाश्त की, इफ्तिखार चौधरी साहब वाले मामले में, वही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने वो जो वोट वाला मामला था, आप मैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है 63 है। अब उसमें अगर ये कर दिया जाए कि जनाब अगर वोट डाले वोट काउंट होगा लेकिन वो डी-सीट हो जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात है क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल यही था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ख्वाहिशात के अंधे घोड़े को दौड़ाते हुए जो है वो तब्दील कर दिया। तो इसमें क्या मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील हो रहा है? एक बात तो ये फिर नहीं, तो फिर इस जुमरे में क्या फिर आईनी अदालत का कयाम होना जरूरी है? अच्छा, आईनी अदालत के कयाम की बात तो अब आई, मैं आपको बता सकता हूं बल्कि कि हम ये डिस्कशन, ये डिबेट हमने तो कोई एक डेकेड पहले शुरू कर दी थी। सीओडी में था जी, सीओडी में तो था जी, उसके बाद ही हमने ये डिबेट शुरू की। 2006 में सीओडी है और 2007-8 में हमने ये डिबेट शुरू की कि भाई ये जो आपने सीओडी में किया है इसको, उस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीएमएलएन कोalition में थी, तो मैंने सीओडी के जितने नुकात थे उन सब के ऊपर एक आर्टिकल लिखा और ये बताया गया कि ये सीओडी का क्लेम करते हैं जी हमने 80% जो उसके वो डिजाइंड आर्टिकल थे उनको अचीव कर लिया है, जबकि वो 66% भी नहीं थे। ये छपा हुआ है और उस वक्त हमने ये डिबेट शुरू की कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कयाम इसलिए जरूरी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स जो हैं वो यही आईनी पिटीशंस ही सुनती रहेगी बल्कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन मेरे बुखारी साहब, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि चले मान भी लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कयाम अमल में लाया जाए, लेकिन क्या इसके लिए वाहिद शर्त यही होनी चाहिए कि जो रिटायर्ड अफसरान है वो वहां पर उनको फैसिलिटेट किया जाएगा? मैं अर्ज किए देता हूं, पहले मैं जरा थोड़ा सा जी बात मुकम्मल कीजिए, अपना प्रेएम्बल कर लूं फिर आपके सवाल की तरफ आता हूं। तो मैं वो यही कह रहा था कि उस वक्त भी हमने ये डिमांड की लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इसलिए कयाम जरूरी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में अब ये जो तासुर बनना शुरू हो गया है कि जनाब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इनमें चले जाएंगे पिटीशन लेके हमें रिलीफ मिल जाएगा। अब वो रिलीफ लेने के चक्कर में अवामुन नास के केसेस दाएं बाएं पड़े रहते हैं। मसलन आपकी लार्जर बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट का, मैराथन किस्म की उसमें होती है। यहाँ से आपको, अगर आप एक गरीब आदमी हैं, मुझे लाहौर से अगर जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट अपने केस के लिए, मैं वहाँ पे जाऊँ किराया खर्च करके, उसके बाद वहाँ पे मेरी तारीख अगली पड़ जाए, मैं वापस आऊँ किराया खर्च करके, वहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त अगर मैंने करना है तो वहाँ पे 10, 12, 14 हज़ार। ठीक है बुखारी साहब, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल और भी निकलता है कि फिर हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को या फिर मतलब यानी कि इतने वकार इदारे को ही मजीद और क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं? नीचे जो लोअर जुडिशरी है हम उसको क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते? कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के लिए तो आपको अलहदा फोरम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज आप मुखालफत करें लेकिन कल को आप भी जरूरत को महसूस करेंगी कि ये होना चाहिए था। उसकी फॉर्मेशन पे अपॉइंटमेंट के तरीके पे आपको रिजर्वेशन हो सकती है। अपॉइंटमेंट के तरीके पे तो बाद में आते हैं ना। सवाल पहला ये उठता है कि चले ये जो भी 54-55 जितनी भी तरमीम हमारे सामने रखी गई हैं, ठीक है ना, तरमीम नहीं क्लॉजेज हैं। चले जी 54-55 जो क्लॉजेज रखी गई हैं और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चाहे इत्तेहाद में बैठी हुई पार्लियामेंट के मेंबर है या फिर ऑपोजिशन से आपको जोड़ तोड़ करनी पड़ती है, भाई वो वोट दे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाज़ वक़्त हो सकता है कि आपको इन आईनी तरमीम से इतना इख्तलाफ ना हो भी सकता है फिर उसके ऊपर बिल बैठे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिस तरीके से ये टेबल की जा रही हैं या जिस तरीके से जो तरीकाकार अब तक अपनाया गया है उससे जो है ना सियासतदानों की जो इज्जत है, जो उनका वकार है, वो मजरूह हुआ है। मैं जरा आपकी बात से 200% इत्तफाक करता हूँ। देखिए, कोई भी अमेंडमेंट लानी हो उसका तरीकाकार क्या होता है? वो अमेंडमेंट तैयार होती है, उसके बाद कैबिनेट कहती है ओके, और फिर वो हाउस में शेयर स्टैंडिंग कमेटी के पास चली गई। चलिए जरा इसका जवाब मैं अनवर साहब से मैं सिर्फ एक फिक्रा आपको बोल दूं कि ये जो तरीकाकार है इसको जो अडॉप्ट किया गया है उसने इन अमेंडमेंट्स को कंट्रोवर्शियल कर दिया है, अदरवाइज ये बड़ी नॉर्मल सी चीज होनी थी। ठीक है अनवर साहब, क्या तरीकाकार होता है आमतौर पर जब भी कोई आईनी तरमीम अगर आपने मंजूर करवानी है तो उसको टेबल किए जाने का तरीकाकार क्या होता है? दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने कुछ एमएनएस को लेकर बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। रऊफ हसन साहब कल एक प्रोग्राम में गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो कह रहे थे हमें नहीं पता कि हमारे 5 एमएनएस कहाँ हैं। इत्तला तो ये आ रही है कि शायद वो सूबे पंजाब में हैं और वो वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ पर है, हम किस तरह उसे रिकवर करें। तो अनवर हसन साहब मुझे बताइएगा, आपको मालूम है वो कौन से 5 एमएनएस हैं, कहाँ पर हैं? अच्छा ज़रियाब, मुझे आप ज़रा इजाज़त दीजिए तो मैं रजी भाई की बात पे ज़रा कमेंट करना चाहूँगा। एक तो बात ये रजी साहब, कल मैंने कहा था कि मैंने ओवरऑल एक बात की थी जिसे जनरल गुफ्तगू कहते हैं, वो मैंने कभी भी अपने इस कैरियर में अपने सीनियर्स का या अपने जूनियर का उसकी ज़ात पर गुफ्तगू नहीं की। मैंने कहा था कि हम से मुराद है, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि मीडिया पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर हक़ नमक अदा करते हैं कि कोई किसी जमात, आपको याद होगा मैंने कहा था कोई पीपल्स पार्टी को की साइड ले रहा होता है, कोई नून की, कोई पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की और कोई एस्टेब्लिशमेंट की। एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आई आपने ये तासुर कैसे कायम कर लिया कि मैंने आपको किसी एक सियासी जमात का आलाकार कहा, कारकुन कहा। ये ज्यादती है और आपको मेरा ख्याल है कि ये समझने की जरूरत है, आप मुझसे सीनियर हैं, बड़े हैं, कि मैंने ऐसा तासुर दिए ही नहीं अपनी गुफ्तगू में। चलिए, आप बेज़ाहिर बैठकर ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर रहा हूँ, आपको समझ जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए कि आपने जो बात की, सबसे पहले आप जो क्लासेस लेके आए, 54 क्लासेस की बात जो अभी आप मुबशर साहब ने की, बुखारी साहब, उसमें होता है कि आप क्लासेस से आप जो आइन होता है ना, आइन की जो आइन है, कोई एक उसकी शिक है, उसमें आप अगर कॉमा भी चेंज करते हैं तरमीम के लिए करना पड़ता है आपको, लेकिन उसकी हैयत ही चेंज हो जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी बात पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि आप 54 जो क्लासेस हैं मुझे बताइए, उसकी वजह से जो आइन की शिकें हैं, मेजर शिकें हैं, उसमें क्या तब्दीली आएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो ज़रियाब आपका सवाल था, देखिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि अगर वो वाकई संजीदा है, उस पर मैं बाद में आता हूँ संजीदगी उनकी क्या थी, तो फिर आपको अपने कम अज कम इत्तेहादियों में यह मुसवदा शेयर करना चाहिए था। हमें मीडिया पे 2 महीने पहले पता था कि लेजिस्लेशन हो रही है, कानून में तब्दीली के लिए, आइन में तब्दीली के लिए वजारत कानून में लोग बैठ रहे हैं और बातें कर रहे हैं और ये चीजें अमेंडमेंट आ रही हैं। ये बड़ी इब्तदाई बात थी। तो क्या अगर आपने आइन में तरमीम करनी थी तो आपको अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लाना चाहिए था। बात की बात है कि आप उसके बाद कैबिनेट में जाते हो, वहां से अप्रूवल के बाद आप उसको इत्तेहादियों पर उसमें इत्तफाक राय करते हो और फिर आप इसको टेबल करते हैं। एक बात तो ये। और दूसरी बात ये, अगर आपकी संजीदगी बिल्कुल देखिए 184(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास 2 इख्तियार आता है। एक तो आइन में तशरीह उन्होंने करनी है, जो कानून बनता है उसकी तशरीह अगर कोई पिटीशन लेके आती है वो करनी है। दूसरा, आपने इंसानी हुकूक को सुनना और पूरी जो मुल्क की हाई कोर्ट्स हैं, उनके जो आप अपीलेट कोर्ट हैं, उनको डिसीजन आपने करना है। आप हायर फॉर्म है, आईनी अदालत की जरूरत जरूर है, लेकिन क्या मुझे बताइए, मैं एनी शायद हूँ, रजी साहब आप इसकी गवाही देंगे कि क्या जुडिशरी मातहत अदालतों में जो कुछ हो रहा है उनमें तब्दीली की जरूरत नहीं? अगर आप सिंसियर थे तो फिर आपको नीचे से ऊपर तक आना चाहिए था, ताकि ये तासुर ना जाता कि आप सिर्फ जुडिशरी से मुखासमत रखते हैं या किसी एक सियासी जमात को दबाने के लिए आइन में तरामीम चाहते हैं, कवानीन में तरामीम चाहते हैं। इससे यह तासुर बनता है। अगर आप वाकई संजीदा थे तो फिर आपको लेयर जुडिशरी का जो इतना बुरा हाल है, बाई गॉड, मैं तो शायद तौहीन अदालत की वजह से यहाँ पर वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता सकता हूँ ऑफ कैमरा के क्या कुछ हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, देखिए आइन में तरामीम के लिए मौलाना फजल रहमान साहब की बात की, मोहसिन नकवी साहब किसी एक अहम शख्सियत का पैगाम लेकर मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए थे। दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि बीमार हैं, उन्होंने इसलिए बिलावल को आगे किया कि उनका पैगाम लेकर वो वहां जाते हैं। तीसरी बात, मुझे एक जरा बात का रजी साहब आप जवाब दीजिएगा कि क्या राना सनाउल्लाह जो सियासी मुशीर हैं, जो नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, सियासी मुशीर हैं, इस तमाम सूरत में उनको फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेलना चाहिए था? वो कहां पर हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो के जाती ताल्लुक रखते हैं, अदब एहतराम का मौलाना साहब के साथ रिश्ता है, वो इस वक्त कहां पर है मुझे बताइए। तो मैं अटार्नी जनरल कहां है अनवर भाई? अटार्नी जनरल कहां है? किसकी बात कर रहे हैं? अटार्नी जनरल कहां है? वो इस पूरे मसले में नहीं बोल रहे। अटार्नी जनरल का काम जो है वो इन सियासी अमायदीन से मुलाकातें या गुफ्तगू करना नहीं, उनका काम है कि उन्होंने जो तरमीम की जा रही हैं, जो क्लासेस लाई जा रही हैं, उसके बारे में ब्रीफ करना। और जब एक्सटेंडेड मीटिंग होगी इत्तेहादियों की या मौलाना साहब चाहेंगे तो उसमें फिर वो अपना इनपुट दे सकते हैं। ये उनका काम है। देखिए ना, ये काम तो उनका है कि इत्तफाक राय पैदा करना जो सियासी अमायदीन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी 2 आरा पाई जाती हैं। आप देख लें डिवीजन
कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ लोग हैं उनका बयान आप देख लीजिए, और जो शहबाज शरीफ साहब के मैं कोई तकसीम मैं नहीं पता कर रहा, ये ऑलरेडी ऐसी चीजें आ रही हैं, मीडिया में आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर तो आपने मुझे बता दिया ना कि फलाना बंदा कहाँ है, फलाना बंदा कहाँ है, हम जरा सवाल तो उठाएं, लेकिन मैंने भी एक सवाल उठाया था कि कुछ 5 MNAs लापता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कौन है वो, और आपको पता है कि किधर है वो? अच्छा ज़रियाब, ये क्या है, ये देखिए ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एफिलिएशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिटर्न नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ये शोर कर रही है, वो MNA उन्हीं के पास है, इसलिए शोर कर रही है कि कहीं वो लोग जो हैं 8 वोट चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब के पास है, 2 वोट और चाहिए, मुमकिन है उनमें से 2 या 3 लोग वोट दे दें, अगर वोट दे देंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर ये पनारा बॉक्स खुलेगा और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर इसलिए शोर कर रही है PTI कि कहीं उनके वो 5 जो MNAs हैं वो ये वोट जो है वो उनको ना दे दे, इस वजह से वो शोर कर रहे हैं। वो उनके पास ही है, शोर करने का मकसद ये है कि अगर ऐसा कोई इरादा उन 5 लोगों में से मेंबरान में से रखता भी है तो उनको इतना डरा धमका दिया जाए कि वो बिल्कुल खामोश हो जाए और जो अमेंडमेंट लाई जा रही हैं वो कामयाब ना हो सके। ठीक है, इस हद तक डरा और धमका दिया जाए कि लोगों की माएँ, उनकी बहनें, उनकी बेटियां उठा ली, कहा जाए कि आप खुद यहाँ पर आके अपना बयान हल्फी दें, उसके बाद आपके घर की खवातीन को छोड़ा जाएगा। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे आईनी तरमीम के हवाले से, जो कि अभी तक हुकूमत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है कि इसे निगलना है या फिर इसे उगल देना है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि कहा जा रहा है कि 15 रोज़ के अंदर अंदर अगर ये मामला तय पा जाता है तो ये बेहतरी होगी हुकूमत के लिए, वरना शहबाज हुकूमत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एनीवेज इसके ऊपर हम अपने तज्ज़ियाकारों की राय ज़रूर लेंगे, लेकिन माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर जी फरमाइएगा, सबसे पहले तो ये जो पब्लिक भी हो चुकी हैं तमाम चीज़ें कि किस किस्म का जो आईनी तरमीम है वो क्लॉजेस जो हैं वो चेंज होने जा रही हैं, जो लॉयर कम्युनिटी है वो इसके बारे में क्या राय रखती है? मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में अगर लॉ कम्युनिटी की तर्जुमानी कर सके, बता सकें कि इस वक्त वकला बिरादरी क्या सोच रही है। आबिद ज़ुबैरी साहब से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिजवान साहब, कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है हुकूमत वक्त के लिए कि अगर वो प्रोलॉन्ग करना चाहती है, वरना मसाइल हो सकते हैं। क्या वाकई मसाइल हो सकते हैं? देखिए 15 दिन के अंदर तो नहीं हो सकता। फिर देखिए ना, 21 को प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उंगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वहाँ पे IMF का 25 को हमारा जो है वो अप्रूवल है, बोर्ड की मीटिंग है उसमें अप्रूवल है, और उनकी IMF की MD से मुलाकात भी है 27 को। बल्कि इसका एजेंडा तो हमारे अनवर भाई बताएंगे ना, जो कवरेज करने के लिए उंगा की जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो अपना अल्लाह आपका भला करे। फिर उसके बाद जो है वो 12 को SCO हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, उसके हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है और चीन के नायब वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है 15 दिन में तो नहीं होने लगा ये काम, ये 15 दिन से डिले हो सकता है। तो हो सकता है जो आप मुसीबतें सोच रहे हों वो हुकूमत के लिए आ जाएं, लेकिन मुश्किल लगता है मुझे 15 दिन के अंदर। ठीक, अच्छा, एक बार फिर से साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर जी ये जो मुसव्वदा सामने आया है जिसके ऊपर सभी को अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो इत्तेहाद में बैठी हुई जमातें हों या फिर अपोजिशन में बैठी हुई जमातें, मुझे ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के वकला इस बारे में क्या सोच रहे हैं, वकला बिरादरी इंटायरली इस बारे में क्या राय रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अक्सरियत वकला इसने इस मसवदे को रिजेक्ट कर दिया है। उनसे कहा है कि बिल्कुल ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। देखिए मुकन्नना के पास हक होता है कानून साजी का और आइन में तरमीम करने का, लेकिन और उसी आइन ने हमारे यहाँ 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, मतलब के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर पावर को यानी तकसीम किया हुआ है और उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट और अदलिया का पूरा एक रोल है। उसके अंदर कोई दूसरा इदारा उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, या उसके जो आइन ने अदलिया को जो पावर्स दी हैं जिसको जुडिशल पावर कहते हैं वो उससे नहीं ले सकता, उसको सल्ब नहीं कर सकता, उसको कम नहीं कर सकता, उसको ले नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो ये करने जा रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फारिग कर दिया। ये तो आइन को इन्होंने तोड़ दिया है, ये तोड़ने जा रहे हैं आइन को। जैसे कहते हैं जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 6 में, एब्रोगेशन।
और देखिए मार्शल लॉ के जमाने में भी जब फौजी हुकूमतें थी इस मुल्क में, बदतरीन मार्शल लॉ थे, मिलिट्री कोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को खत्म नहीं किया। यहाँ हाई कोर्ट को आप खत्म करके उस पर एक सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं जिसको एग्जीक्यूटिव के लोग अपॉइंट करेंगे उनके जजेस को। तो कहाँ गई आजादी, कहाँ गई जुडिशियल पावर? और सुप्रीम कोर्ट को आपने एक सिविल अदालत बना दिया। और ये चीजें नहीं हो सकती, ये मुसवदा नहीं है, ये तो कहीं और से बन के आए जो पीछे से जो पावर्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा जुबैरी साहब, एक तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से भी यहाँ पर जिक्र किया ना, एक क्लॉज का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। 12वीं तरमीम है जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का जो तरीकाकार है उसमें तब्दीली लाई जाएगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी, मतलब 3 नाम जाएंगे और उसमें से देखा जाएगा कि कौन जो है वो ज्यादा सूटेबल है या ज्यादा बेहतरीन है। सूटेबल का लफ्ज चले मैं साइड पे रख देती हूँ कि बेहतरीन ये शख्स हो सकता है इस इदारे को लीड करने के लिए। इस क्लॉज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हमारी यहाँ बड़ी जिद्दोजहद के बाद ये बात और जजमेंट जिसमें केसेस थे 96 का केस था और फिर उसके बाद असद अली का केस था, ये मामला तय हुआ कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम था कि ये पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग नौ अपनी मर्जी के जो आप समझते हैं चीफ जज आपके समझते हैं आपके हक में होगा उसको लगा दें। ये जस्टिस सजाद अली शाह को जब आउट ऑफ टर्न बना दिया था उसके बाद फिर ये 18वीं तरमीम के अंदर ये आया, 18वीं और 19वीं तरमीम में कि जी ये सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी थी। उसके बाद यही होता रहा कि सुप्रीम, जबकि आइन में नहीं था इस तरह की बात, हमेशा फिर उसके बाद जजमेंट के बाद सीनियर जज होते रहे चीफ जस्टिस, और उसके बाद फिर ये आइन का हिस्सा बन गया कि जी सीनियर मोस्ट जज होगा। कौन चुनेगा, कौन ये करेगा? देखिए ये सब जजमेंट्स को आप फारिग कर रहे हैं। पूरा जो जूरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान की आज तक 70 साल में डेवलप हुई है उसको आप खत्म करें। देखिए आईनी अदालत है, आप अमेंडमेंट की पावर का मतलब ये नहीं है कि आप उस अदालत को खत्म कर सकते हैं। यहाँ आप इस अदालत को सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर रहे हैं। आप अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं जिसके जजेस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर बनाएंगे। तो देखिए ये अगर उन्होंने अपॉइंट करना है तो सोचिए कैसा होगा। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि एक ग्रुप के वकीलों को अप्रोच किया गया कि आप भी एक नाम दे दें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए। यहाँ तो ये हो रहा है। देखिए ये खत्म सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि रिटायर्ड अफसरान को फैसिलिटेट करने का भी एक तरीकाकार हो सकता है? और दूसरा ये भी कि क्या अगर की मैं बात करी हुकूमत ये बिल पास करवाने में कामयाब हो जाती है तो एक नई वकला तहरीक जन्म ले सकती है? वकला तहरीक तो जन्म ले लिया है। 19 को लाहौर में कन्वेंशन हो रहा है वकला का, इसी पे अपना लाए अमल वकला तय करेंगे कि उसके अंदर क्या इसका होगा। और हम लोगों ने कुछ 6 लोग हैं पाकिस्तान बार के माइनॉरिटी ग्रुप है, हम लोग उसके अंदर हमने इसको चैलेंज भी कर दिया है कि ये आइन साजी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होंगे वो अपनी मर्जी के जरिए अपॉइंट करके उसमें दे दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून और साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर। वो कह रहे हैं कि 19 सितंबर को एक वकला कन्वेंशन होने जा रहा है जहां पर इस तमाम तर मामले को टेकअप किया जाएगा। रजी साहब, मैं तो बोल चुका हूँ, अब बुखारी साहब। अच्छा, मुझे एक बात एक तालिब इल्म के तौर पे पूछना थी जुबैरी साहब से, लेकिन चूंकि वक्त कम है कि 3 उन्होंने इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया है, मुकन्ना और अदलिया और इंतजामिया। अब ये तीनों के रोल जो है डिफाइन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें पार्लियामेंट बना सकती है, वो पार्लियामेंट बना सकती है, अमेंड भी कर सकती है। तो अगर ये सारा कुछ वो कर सकती है तो ये इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है? भाई मेरी बात सुन, जब आप फोन के ऊपर पकड़े जाएं कि ये मेरा मुकदमा मुजाहिर अली अकबर नकवी के सामने लगवाइएगा तो मैं आपको पसंदीदा फैसला लेके दूंगा। जब वकील का अपना करैक्टर ये हो तो वो कानून बनने से पहले चैलेंज कर सकता है यार। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा, एक और भी सवाल था ना जुबैरी साहब के लिए, वो ये कि और ज़रियाब आपके लिए भी है वैसे, चूंकि आप सीनियरिटी पे बड़ा जोर दे रही हैं, ये क्या कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का सीजे ही सीनियर हो? सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के वक्त जजेस को सीनियर नहीं होना चाहिए। आप 7वें नंबर के बंदे को सिंध हाई कोर्ट से ले आए, 11वें नंबर के बंदे को चूंकि
वो क्या लफ्ज यूज किया, चेरी पिक, चेरी पिकिंग आप करें। नहीं सर, जब वो करें तो दुरुस्त है, ठीक है, और जब उसको फ्रेमवर्क में लेके जाए अच्छा अनवर साहब मेरे पास लास्ट मिनट है और बड़ी माजरत के साथ आप ये मत कहिएगा कि मैं आपको वक्त कम दे रही हूँ, लेकिन मुझे मुख्तसर से सिर्फ ये बता दीजिए कि जिस तरीके से अभी जुबैर साहब ने भी, अच्छा लास्ट 5 मिनट्स है मेरे पास, सॉरी, तो आप अपना तज्जिया लंबा कर सकते हैं अनवर साहब। जिस तरीके से भी बुखारी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, लगता है ऐसे है कि जो कानून पास होने जा रहा है उसमें से वो ऐसी आती है कि जैसे शायद कि किसी एक शख्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि वाकई ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे अभी जुबैरी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इससे जो है वो अदलिया को भी खतरा है और वकला बिरादरी के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं तासुर तो खुद ही हुकूमत दे रही है ना कि उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है, ये उनकी जो ख्वाहिशात की तकमील है वो कोई एक जो शख्सियत है वो मुकम्मल कर सकती है। ज़रिया, मैं यानी शायद हूँ कई ऐसे वाक़यात का, एक तो गवर्नमेंट के रवैये और गवर्नमेंट के कंडक्ट की वजह से बहुत सारे गैर जानिबदार लोग भी जानिबदार हो चुके हैं, एक बात तो रही। दूसरी बात, ये बिल्कुल तासुर पाया जाता है कि किसी एक शख्स के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। देखिए, अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है तो फिर रिफॉर्म्स तमाम इदारों में कीजिए, कोई तमाम इदारों में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस वक्त आप ठीक है, आप ठीक करने जा रहे हैं, आपका इख्तियार है, आपका हक है, लेकिन वक्त दुरुस्त नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए। इससे ये तासुर जाता है कि आप अदलिया से महाजराई कर रहे हैं, और ये महाजराई जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो सूट करती है, आपको नुकसान देगी। शायद आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर बताता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी असल जो सिचुएशन है उसके बारे में आगाह नहीं किया जा रहा कि निचले लेवल पर हो क्या रहा है। कल याद होगा आपको, मैंने कहा था, रजी साहब उस पर बड़ा माइंड किया था उन्होंने, आज तो चले जुबैरी साहब ने खुद कह दिया, लोग जो हैं, वकला जो हैं, वकला में ठीक है धड़े अपनी जगह पर, कोई पीपल्स पार्टी का, कानून का, लेकिन इस वक्त वो आईनी तरमीम के खिलाफ सारे एक हुए हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो धड़ा है वकला का, वो इसलिए नाराज है कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो वज़ीर कानून है उन्होंने हमारे साथ बार कौंसिल के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं रखा हुआ। तीसरी बात जो कल मैं कर रहा था, स्लिप ऑफ टंग थी, हामिद अली खान कह दिया था, उस पर भी आड़े हाथों लिया मुझे रजी साहब ने। हामिद खान साहब अगर उनका जो धड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट में कामयाब होता है तो मुझे बताइए वकला की ये तहरीक क्यों कर कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी अदालत में जा रही है, जंग लड़ रही है, कानूनी तौर पर अवाम में जा रही है, उसके साथ साथ उसने वकला को मोबिलाइज किया हुआ है, वो वकला को मोबिलाइज किए हुए हैं इस बात पर कि इसको रोका जाए। वो देखे उन्होंने पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में इस आईनी तरमीम के खिलाफ, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गए हुए हैं, वो आप अवामी अदालत में गए हुए हैं, उन्होंने वकला जो लोग हैं वकला उनके हैं उनका मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया। 19 को जैसे जुबैरी साहब ने कहा कि वो खुद इस मामले पर वकला को इकट्ठा करें। देखिए ये इतना आसान नहीं, एक बात। और दूसरी बात जो आपने रजी साहब से पूछा था, 1 महीना तो कम अज कम मैं आपको बता देता हूं कि इसमें तरमीम की बात कीजिए ना। उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर जब न्यूयॉर्क जाएंगे, उन्होंने उससे पहले लंदन जाना है, लंदन से वो न्यूयॉर्क आएंगे, 27 को या 26 को उनका वहां पर जनरल असेंबली से खिताब है, उसके बाद वो वापस आएंगे तो फिर हेड ऑफ स्टेट्स के इधर आ रहे हैं, उनसे मुलाकातें, फिर ऐसी का जो इजलास है वो 14, 15, 16 को पाकिस्तान में उसकी तैयारी भी करनी है। मुझे ये लगता है कि कम से कम 1 माह इसमें डिले होगा, और अच्छा है अगर डिले हो। उसमें आप देखिए ना तमाम जो आपकी बातों को मैं समझ सकी हूं ना, उसका तो मुझे शायद खुलासा ये लग रहा है कि तरमीम पास हो गई तब भी हुकूमत के लिए मसला, तरमीम पास ना हुई तब भी हुकूमत के लिए मसला, ऐसा ही है। बिल्कुल आप दुरुस्त समझिए। देखिए अगर पास होती हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है, अगर पास होती हैं तो उसके 2 लोग जो आजाद उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 में से 3, 4, 5, 2 कोई अगर वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे, उनका वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब उनका वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा तो आईनी तरमीम कैसे होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 224 का जो फिगर है वो पूरा नहीं होगा, नंबर ऑफ गेम्स फिर रह जाएंगे। इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना आसान नहीं है। हुकूमत फंस चुकी है ये तरमीम ला के, ना तो वो तरमीम कर पाएगी और ना आगे बढ़ पाएगी। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, आईनी तौर पर अगर आप आजाद उम्मीदवारों से वोट लेते हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे, एक बात। और दूसरी बात, फिर वो मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनवर भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। वो जो 2 वोट जो काउंट भी नहीं होंगे, बंदे डी सीट भी होंगे, क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है? देखिए ना, इसमें इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है 2017 में, इसलिए वो अब नहीं लिखा हुआ है। नहीं, आप देखें उसमें तरमीम की गई थी, आप उसे चेक कीजिएगा। वोट काउंट रजी साहब इसी का झगड़ा चल रहा है, माफी दे दें, तरमीम वो वोट आप चेक कीजिएगा, काउंट नहीं होगा। और अगर वोट देखिए ना,
अगर इतना आसान होता तो अब तक गवर्नमेंट इतवार को कर चुकी भाई होती। अतर मिनल और दूसरी बात, अतर मिनल और नहीं पूरे होते थे ना, फिर भी वो 5 लोग उधर डाल के भी पूरे नहीं होते नहीं थे। नहीं देखना आप अतर मिनल आपके पास भाई, 214 का फिगर मेरा है, आप सवाल- 224 का मेरा- फिगर है। मेरा- 8 मौलाना फजल अनवर रहमान साहब के भाई- पास है, 2 वोट कहां से आएंगे? अनवर भाई मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि वो जो 2 वोट काउंट नहीं होंगे और वो डी सीट भी हो जाएंगे, क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या ये नहीं नहीं, अदलिया अगर वो रेवोल्यूशन। मेरी बात सुनिए मुबशर साहब, अगर वो पार्टी से हटकर, पार्लियामानी लीडर से और पार्टी पॉलिसी से हटकर अगर वोट देंगे, डी फिर वो सीट हो जाएंगे डी ना। सीट हो जाएंगे और फिर वो कंसिडर नहीं लेकिन किया क्या जाएगा। वो अच्छा ये है अदलिया के फैसले के नतीजे में में। क्या ऐसा नहीं है जी, जी। कि अदलिया का एक फैसला अगले बेंच पे बाइंडिंग नहीं है? ऐसी प्रेसिडेंट्स है ना, तो ठीक है। हो सकता है कि अदलिया इस पे कहे जी चले डी वक्त सीट खत्म नहीं हो गया। बुशर बुखारी साहब, रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, और अभी भी प्रोग्राम करने पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब ढूंढना भी बाकी है। तो कल और आप हम मिलकर इंशाल्लाह फिर से कुछ चंद सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।